वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल, जिसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। फॉर्मल जैसा कि वर्ड बता रहा है कि फॉर्मेलिटी, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मेलिटी के तहत बनाई जाती है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो बनाते हैं, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to the organization structure which is designed by the management to fulfill a task। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेलिब्रेटली बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई भी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो कंपनी स्टार्ट करता है, वो अपने नीचे बहुत सारे हेड्स बनाता है। जैसे फाइनेंस हेड बना दिया, प्रोडक्शन हेड बना दिया, फिर वो अपने नीचे मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, फिर उनके नीचे टीम्स होती है, और ये सारा फॉर्मली डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ मैनेजमेंट के टास्क को कंप्लीट करने के लिए या कंपनी को चलाने के लिए। अब फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहली फीचर आती है क्लैरिफाइज हु मस्ट रिपोर्ट टू हुम। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत क्लियर टर्म्स में क्लियर किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इनफॉर्मल की तरह नहीं कि कोई किसी को भी इन्फॉर्म कर सकता है, ऐसा नहीं होता। यहां पर बिल्कुल क्लियरिटी होती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट टू हुम। ठीक है, किसने किसको आंसर देना है, किसको रिपोर्ट करनी है, बिल्कुल क्लियर होता है। आप कभी जॉब ज्वाइन करेंगे या आपने देखा होगा जो कुछ लोग जॉब करते हैं, वहां पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसको बोलते हैं क्लैरिफाइज हु मस्ट रिपोर्ट टू हुम। दूसरा आता है इसमें क्लियरली लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल्स फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि रूल्स और प्रोसीजर्स, हालांकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी प्लानिंग चैप्टर में कर चुके हैं, रूल्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। यहाँ पर फॉर्मली पूरा क्लियर किया जाता है कि कंपनी के रूल्स क्या हैं, कंपनी का प्रोसीजर क्या है, जिसके तहत सबको काम करना होता है। एवरीबडी इज बाउंड विद द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो बड़े क्लियरली यहाँ पर रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं जिसके द्वारा सब लोग काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। अगली फीचर आती है एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, उन सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, और इसी इंटीग्रेशन को, कोऑर्डिनेशन को, इंटरलिंकिंग को हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए बात? फॉर्मली ऑर्गेनाइज करना। इट इज डेलिबरेटली डिजाइंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is deliberately designed by the top management to facilitate the smooth functioning of the organization. It is deliberately designed by the top management to facilitate the smooth functioning of the organization। जानबूझकर के डिजाइन की जाती है। देखो, अगर ये नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, कोई कंपनी नहीं चल सकती सर अगर डेलिबरेटली डिजाइन नहीं किया जाएगा। टॉप मैनेजमेंट डिजाइन करता है, सारे जितने भी लोग काम करते हैं सबकी पोजीशन, सबकी जिम्मेदारियां, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका वर्क प्रोफाइल, सबका दायरा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी यहां पे डिजाइन की जाती है। फोकस मोर ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। यानी यहां पर सारा का सारा फोकस काम पर होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का यहां पर कोई भी जगह नहीं होती है कि भैया कौन किसका रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई बड़ा है, छोटा है, नहीं सर। यहाँ पर सारा का सारा जो फोकस होता है वो काम पर होता है, और इसी को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और बनाता कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, हु इज़ कॉल्ड एस ऑफ द कंपनी। जो मैनेजमेंट का, जो कंपनी का एस, इक्का कहलाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, वो ये सारी चीज़ें करता है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा, दिमाग में क्वेश्चन आता है। बेटा मैं आपको बताऊं, ये जो आपको फीचर्स नज़र आ रही हैं, ये आपको एक स्टोरी टाइप में आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती है, और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए ये ध्यान रखना MDAs। बेटा ये सारे पॉइंट्स नोट किए, सच सच बताओ,
सारे पॉइंट्स जो अभी पिछले वाली स्लाइड्स में मैंने फीचर्स कराई वो नोट करी आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कि नहीं करी? बेटा कर लो, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जाएगा बेटा, आपका नुकसान हो जाएगा। एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर है। MDAs कंपनी का इक्का, यह है फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला, मोर फोकस ऑन वर्क देन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पर कोई फोकस नहीं होता, सारा फोकस हमारा काम पर होता है। डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट, इसको कौन डिजाइन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिजाइन करता है। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इजी, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्लैरिफाई वर्किंग रिलेशनशिप, यानी किसको क्या काम करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या रोल है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, बिल्कुल क्लियर होता है। तो वर्किंग रिलेशनशिप बहुत इजी हो जाता है, सब में काफ़ी अच्छा तालमेल बैठ जाता है और काम करना बहुत इजी हो जाता है। एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेटे ये जो कीवर्ड्स है ना, जिसका ये एक्रोनिम बना है, ध्यान रखना केस स्टडी में यही पॉइंट घुमा फिरा करके आपसे पूछे जाएंगे और यही पॉइंट आपको केस स्टडी को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। MCQ में भी आपको ये दिक्कत आ सकती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी बहुत ज़्यादा काम आएंगे MCQs में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर में। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू बेटा, ये ज़रूर याद कर लेना, MDAs, मैनेजिंग डायरेक्टर एज, मैनेजिंग डायरेक्टर एज, मैनेजिंग डायरेक्टर एज, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं इसके अगले पोर्शन पे, कंटिन्यू करते हैं बेटा। एडवांटेजेस क्या होती हैं बेटा? इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड। ऑब्वियस ही बात है, जब वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर हो गया, सबको पता है किसको क्या काम करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। किसमें? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग इन द रोल दैट ईच मेंबर मस्ट प्ले एज ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड। सबकी ड्यूटी स्पेसिफाइड है, सबका रोल क्लियर है, सबको अपनी जॉब पोजीशन क्लियर है, किसको क्या काम करना है बिल्कुल क्लियर है, तो सर मिसअंडरस्टैंडिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, मिसअंडरस्टैंडिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो पहला काम था रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, ज़्यादा आसान होता है। दूसरा फायदा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तीसरा फायदा, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। यहाँ पर बात आ जाती है स्केलर चेन की, यहाँ पर बात आ जाती है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल की, यानी कि एक एम्प्लॉय को एक ही समय में एक सुपीरियर ही ऑर्डर देगा। यूनिटी ऑफ कमांड प्रॉपरली थॉरोली यहाँ पर मेंटेन होता है, ये सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर है। किसके अंदर? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। एंश्योर दैट ईच एम्प्लॉय नो द रोल ही हैज टू प्ले। यहाँ पर हर एम्प्लॉय को पता होता है कि मेरा रोल क्या है, मुझे कौन सा रोल प्ले करना है। वेरी क्लियर। आई होप एडवांटेजेस आर वेरी क्लियर टू यू। पक्का समझ आ गए? बिल्कुल पक्का? हाँ। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि सबका रोल क्लियर होता है, काम आसानी से होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो जाती है, आराम से स्मूथ फंक्शनिंग होती है। देखो MDAs जो होता है ना, वो इंश्योर करना चाहता है कि सारे काम प्रॉपर तरीके से हो। MDAs यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो क्या इंश्योर करना चाहता है कि कोई झगड़ा ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया जाए, सबको अपना रोल क्लियर हो और स्टेबिलिटी आए। देखो कितना आसान हो गया ना। क्या इंश्योर कर रहा है MDAs? क्या इंश्योर कर रहा है? 5 चीज़ें तो इंश्योर कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होना चाहिए, सबको रोल क्लियर होना चाहिए और स्टेबिलिटी आनी चाहिए। क्या इंश्योर करता है बेटा? क्या क्या क्या? इंश्योर, ENSURE, हाँ इंश्योर करता है। ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एम्बिग्यूटी यानी कि अवॉइड डुप्लीकेशन, कुछ डुप्लीकेट नहीं होता। इट इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है। नो एम्बिग्यूटी, अवॉइड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जाता है।
स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन आती है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है, और RE मतलब रोल ऑफ एम्प्लॉई क्लियर और स्पेसिफिक हो जाता है। यानी कि क्या इंश्योर करता है, कौन इंश्योर करता है, MDAs क्या इंश्योर करता है कि फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करना आसान हो, डुप्लीकेशन अवॉइड हो, स्टेबिलिटी आए, यूनिटी ऑफ कमांड क्लियर हो, और रोल ऑफ एम्प्लॉय जो है वो क्लियर एंड स्पेसिफिक हो। मजा आ रहा है ना, है ना? अरे वाह, झकास, ऐसे ही मजा आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बेटा, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है जिसके सिर्फ फायदे हो नुकसान ना हो। क्या कर सकते हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। हाँ वो भी हैं, क्या कर सकते हैं भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लिमिटेशंस क्या है बेटा इसकी, प्रोसीजरल डिले, इंक्रीज द टाइम टेकन फॉर डिसीजन मेकिंग। हमने कहा यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है। अगर आपको याद हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जब हम यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कर रहे थे तो वहां पर भी हमने इसके डिसएडवांटेजेस यही पढ़ी थी कि डिसीजन लेने में काफी समय लगता है। A B से पूछेगा, B C से पूछेगा, C D से पूछेगा, फिर D डिसीजन लेगा, वो C को बताएगा, C B को बताएगा, B A को बताएगा। अरे भाई लंबी कहानी, क्या कर सकते हैं भाई, कंपनियां चलती ही ऐसी हैं, डिसीजन मेकिंग चलती है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो आएगी, डिसीजन में डिले तो होगा ही होगा। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एज वन मस्ट फॉलो द सेट प्रोसीजर्स। आपको याद होगा हमने प्लानिंग चैप्टर किया था, उसमें हमने कहा था रिजिडिटी, यानी टॉप लेवल प्लान बनाता है और नीचे वालों को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ भी सेम है, डेलिबरेटली डिजाइन की गई है, टॉप लेवल ने डिजाइन किया है, तो क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी तो आएगा ही आएगा इसके अंदर में। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एज वन मस्ट फॉलो द सेट प्रोसीजर्स, यानी सबको जो है सेट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है इसके अंदर, इसलिए क्रिएटिविटी लैक कर जाती है। तीसरा लिमिटेशन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। हमने इस पर पढ़ा था फीचर्स में कि हमारा सारा फोकस काम की तरफ होता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तरफ कोई ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो ये जान पाना कि कौन व्यक्ति में कितना टैलेंट है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सब सिर्फ अपने फॉर्मल रिलेशनशिप में बाउंडेड होते हैं, उनको उसी दायरे में रह के काम करना होता है। उनकी क्रिएटिविटी की बात करें, उनके टैलेंट की बात करें, वो छुप जाता है, वो आसानी से समझ में नहीं आता। कौन कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है, कौन कितना अच्छा केयर कर सकता है, ये सारी बातें छुप जाती हैं किसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो MDAs हमेशा ये इंश्योर करना चाहता है कि कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी भी पुलिस कंट्रोल रूम की जरूरत ना पड़े। आई रिपीट, हाँ, MDAs हमेशा क्या इंश्योर करना चाहता है, PCR की जरूरत ना पड़े बेटा, ना पड़े, कोई पुलिस ना आए, कोई झगड़ा ना हो, प्रॉपर काम हो, सबको अपने रिलेशन क्लियर हो, इंटरपर्सनल नहीं फॉर्मल। नालायको, समझ आ गया, नोट कर लिया? तो चलो फिर इसको नोट करते हैं। PCR, लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। PCR, पुलिस कंट्रोल रूम, प्रोसीजरल डिले। टाइम तो लगेगा सर, टाइम तो लगेगा डिसीजन मेकिंग में। कंप्लीट पिक्चर नहीं आती, नो, ये नो है, एक्स नहीं है, क्रॉस, नो कंप्लीट पिक्चर, यानी कौन सा ह्यूमन बीइंग कितना अच्छा है वो कंप्लीट पिक्चर आपको कभी पता नहीं चलती है। और आर से रिजिड पॉलिसीज होने की वजह से आपको उसी दायरे में रह के काम करना पड़ता है, उसी के अंदर काम करना पड़ता है और आप कुछ और नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलो एक बार मैं कोशिश करते हैं पूरे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉल करने की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर क्या है, MDAs क्या करता है, इंश्योर करता है। इंश्योर क्या करता है कि PCR की जरूरत ना पड़े। तो MDAs क्या हो गया, उसकी क्या हो गया, फीचर्स। इंश्योर क्या हो गया, उसकी एडवांटेजेस। और लिमिटेशंस क्या हो गई, PCR। बेटा इस तरीके से अगर आप याद करोगे ना तो टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। MDAs क्या करता है, इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि PCR की जरूरत ना पड़े। तो MDAs इंश्योर करता है कि PCR की जरूरत ना पड़े। तो MDAs क्या हो गई, फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। इंश्योर क्या हो गया, इसके फायदे, एडवांटेजेस। और लिमिटेशंस क्या हो गई, इसकी
PCR, पुलिस कंट्रोल रूम। आई होप आप इस तरीके से इसको नोट भी करेंगे और बार बार रिकॉल भी करना है। MDAs एंश्योर क्या PCR, MDAs एंश्योर PCR, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपको क्लियर रहेगा, ऑलवेज रिवाइज रहेगा, ऑलवेज आप इसको कर सकते हो। MDAs क्या इंश्योर करता है, PCR की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भी इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपको रिपीटेशन की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए इसको नोट कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।